तो अब अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है डाइपोल, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझो मेरे बच्चे क्या हुए है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा देखो, डाइपोल का मतलब है दो पोल। ठीक है, दो पोलैरिटी हो, ऐसी कोई चीज हो तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज समझते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब बता देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज किसी सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बढ़िया बात है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अपने पास में नेचर के अंदर में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl। तो Na पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। इसका मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने किसी सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो एक डाइपोल ही है ये। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है डाइपोल। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपने पास में H2O है। H2O भी एक डाइपोल है। H2 की और O की पोलैरिटी अलग अलग है। इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं। तो डाइपोल की पढ़ाई अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इस वजह से। इसलिए ही अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ठीक है, तो अब डाइपोल के बारे में करते हैं कि भाई डाइपोल का क्या सिस्टम है, डाइपोल क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ में बेटा एक और चीज का ध्यान रखना, हम लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उन सबको भी ज्वाइन कर लिया करो। डेली टू डेली लाइव क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं। देखो बेटे, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज किसी सेपरेशन पे रखे हुए हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉम्बिनेशन of and opposite equal and opposite charge separated by a distance। उस चीज को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक चार्ज है -Q और एक चार्ज है +Q। दोनों को हमने किसी सेपरेशन 2a पे रख दिया है। बस इसी चीज को बोल देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, 2a सेपरेशन इसलिए ले लिया है ताकि भाई सेंटर से अगर बात करें तो इस तरफ भी ए लिख सकूं, इस तरफ भी ए लिख सकूं। इस चीज को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज किसी सेपरेशन पे रख देना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की मेजरमेंट के लिए क्वांटिटी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द मेजरमेंट ऑफ दिस is done by a quantity known as electric dipole moment। इसके मेजरमेंट के लिए हमें क्वांटिटी यूज करते हैं जिसको बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है -Q से लेकर +Q, -Q से +Q। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, -Q से +Q, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाता है Q इंटू 2a। इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज इंटू इनके बीच का सेपरेशन। ऐसे डिफाइन किया जाता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, लिखते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, जिसका मतलब हो जाता है, जिसको डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनमें से कोई भी एक चार्ज इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन। अब बेटा जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है उसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके चलते हैं।
तो कोई भी ऐसा हो माइनस और प्लस का चार्ज हो जिसमें 2a का सेपरेशन हो, तो उसको हम एक वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में है, और साथ साथ में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उनमें से कोई भी एक चार्ज इंटू उन दोनों के बीच का सेपरेशन। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बेटा Q इंटू 2a। ऐसे करके इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसकी SI यूनिट होगी अपने पास में कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब और मीटर है, C कैपिटल है। ठीक है, इसकी बेटा डायमेंशन की बात करूं मैं, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कूलम है एम्पियर इंटू टाइम और मीटर है अपने पास में लेंथ, तो L1 T1 T1। ऐसे करके इसके डायमेंशन को लिखा जा सकता है। बस ये इसका आंसर है भाई। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि भाई इक्वल और अपोजिट चार्ज किसी सेपरेशन पे रखे हुए हों, तो उससे मिलके जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसको भी इसी तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट चीज जो बेटा हम करने वाले हैं उस चीज को समझो। एक का मैं कॉम्बिनेशन बताता हूं, उसका डाइपोल मोमेंट बनाना है हमें। फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। एक मैं कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं, उस कॉन्फ़िगरेशन का डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो बताना है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बताना है। एक है भाई प्लस क्यू चार्ज, एक है -2q चार्ज, और बेटा एक हमने चार्ज यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन L है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन L है। ये अपने पास में जो कॉन्फ़िगरेशन बन गई है ना, इसका डाइपोल मोमेंट लिखना है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। लो तो मेरे बेटे सोल्व कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है भी कि नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए। प्लस क्यू और प्लस क्यू, टोटल पॉजिटिव में चार्ज है +2q और टोटल नेगेटिव में चार्ज है -2q। हाँ भाई, डाइपोल तो है ये। अब अपने पास में ये क्वेश्चन आता है कैसे करके इस डाइपोल को बनाएंगे, कैसे करके इस डाइपोल को लिखेंगे और कैसे इनका आंसर है वो आएगा। देखो तो भाई, ठीक है, जो पॉजिटिव वाला है वो तो ठीक है भाई, -2q है ना बेटा, इसको मैं लिख दे रहा हूं -q और -q, दो में स्प्लिट कर दे रहा हूं, -q और -q। ठीक है, ये +q और ये -q मिला के क्या बना दिया, एक डाइपोल। ये -q और ये +q मिला के भी क्या बना दिया, एक डाइपोल। ठीक है, तो इस वजह से अपने पास में देखो अब लिख देते हैं, इस +q और -q से मिला के एक डाइपोल बनेगा। उस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में, तो उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ये ऐसा बन जाएगा। और उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो p वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज, तो कि मैं +q लिख रहा हूं और इनटू इसकी लेंथ। ये अपने पास में एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बन गया है, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने साइड में लिख दिया है और उसका वेक्टर है ऐसे बना दिया। अच्छा, इस -q और इस +q से मिला के भी एक वेक्टर बना दिया। लो भाई, -q से +q तक मिला के दूसरा डाइपोल बना दिया, जिसकी डाइपोल मोमेंट वेक्टर बन गया है q इंटू एल। इन दोनों में से बेटा कोई भी एक चार्ज इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ऐसे करके ये दो वेक्टर बन चुके हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू एल, Q इंटू एल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वही नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो अब देखो नेट डाइपोल मोमेंट लिख देते हैं भाई। नेट डाइपोल मोमेंट है वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी P है ये भी P है, QL इक्वल है, तो इक्वल दो है, अगर 90 डिग्री पे होता है तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, √2P √2 टाइम ऑफ QL। नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आ गई है, यहां से उसकी डायरेक्शन भी आ गई है। ऐसे करके नेट डाइपोल मोमेंट है
उसको लिखा जा सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन की नेट डाइपोल मोमेंट यही हो। ओके बेटे, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद में अगला जो है अपने पास में नेक्स्ट एक जो एग्जांपल है वो करते हैं। ठीक है, ऐसी ही अपने पास में एक और कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, उसकी डाइपोल मोमेंट है वह वो निकालते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट। एक बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसके कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हमने +2q -3q और +q। ठीक है, और इसकी साइड ए है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, उस पे हमने 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज है वो रखे हुए। ठीक है, अब जो सिस्टम बना है इसकी डाइपोल मोमेंट बतानी है। फाइंड आउट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में बन गई है, इस कॉन्फ़िगरेशन की जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो बतानी है। लो तो भाई नेट डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखो मेरे बच्चे, माइनस अपने पास में +2q है और +q है, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3q है, नेगेटिव चार्ज भी टोटल है 3। तो ये वाला जो -3q है इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, -2q और -q। जो -2q है और जो +2q है इन दोनों से मिला के एक डाइपोल बन जाएगा। इन दोनों से मिला के एक डाइपोल बन चुका है नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में, जिसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इनमें से एक चार्ज इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, चलो भाई एक की डाइपोल मोमेंट है वो निकल के आ गई है P1। दूसरा जो है डाइपोल वो इस तरीके से बनेगा भाई, इस डायरेक्शन में। इसकी क्या वैल्यू है अपने पास में, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, -q और ये +q, ये मिला के डाइपोल बनाएंगे। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, q इंटू ए। और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल है ये बन जाएगा 60 डिग्री। दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल आ गया है और दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब क्या निकाल लेना है, नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगी √ऑफ P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर +2 P1 P2 cos थीटा। 2QA का स्क्वायर +QA का स्क्वायर 2 इंटू 2QA इंटू QA cos 60 डिग्री। 2QA का स्क्वायर हो जाता है 4Q स्क्वायर A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर, ये बन जाएगा cos 60 है जो बेटा वो बनता है 1/2, 1/2 से और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2Q स्क्वायर A स्क्वायर। cos 60 को मैंने लिखा 1/2 और इसको लिखा 2, तो 2 से 1/2 है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 4 और 2 6 और 1 7, 7Q स्क्वायर A स्क्वायर। तो √7 इंटू Q इंटू ए, ये बन जाती है अपने पास में जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू, √7Q इंटू ए। तो ऐसे करके जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो भी निकाली जा सकती है। ठीक है, ये था अपने पास में डाइपोल मोमेंट का सिस्टम, समझ में आ गया भाई। ऐसे होता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल और ऐसे होता है उसकी नेट डाइपोल, सॉरी नेट डाइपोल मोमेंट। अब बेटा अगला जो टॉपिक है वो हम निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं किसी भी डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो वो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी सी वैल्यू होगी, ये हम निकाल रहे हैं। तो बेटा अब इस टॉपिक को हमने मल्टीपल फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर रखा है, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हैं उनमें तोड़ रखा है। एक अपने पास में क्या है कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसके बाद में निकालते हैं इक्विलेटरल लाइन पे, और अपने पास में उसके अलावा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालते हैं। ये चीज हम लिख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइपोल की वजह से वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आता है, ठीक है, और उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे पहला है अपने पास में बेटा फोर ए पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट गिवन है जिसको बोला जाता है एक्सियल पॉइंट, वहां पे अपने पास में कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो तो भाई कोई पॉइंट है जो कि एक्सिस पे हो, उस पे कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो तो बेटा करते हैं। लेट ए डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक डाइपोल है, एंड ऑफ लेंथ 2a। 2a लेंथ का एक डाइपोल ले लिया है जिसपे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, एंड पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल इज r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। एक अपने पास में पॉइंट ले रहे हैं एक्सिस पे जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, वहां पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करना। देखो तो बेटा एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, ठीक है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, और उसका जो सेंटर है वो अपने पास में यहाँ पे है, ठीक है। डाइपोल है उसका जो सेपरेशन है वो है वही 2a, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन है 2a, ठीक है। ये अपने पास में कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें नेट डाइपोल मोमेंट है, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, और जो R है वो डिस्टेंस है अपने पास में डाइपोल के सेंटर से लेकर इस पॉइंट P तक। तो देखो इसका निकालना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक नेगेटिव की वजह से, उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे तो नेट आ जाएगा, बस सिंपल सा है। बेटा जो प्लस क्यू है वो इस पी पॉइंट पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव की डायरेक्शन में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जिसको लिख देंगे ई नेगेटिव। ऐसे करके पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको लिखना बिल्कुल आसान है, ठीक है। लिख देते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू है, ये पी पॉइंट है, ये प्लस क्यू और इस पी पॉइंट के बीच का सेपरेशन है वो लिख लेते हैं। देखो यहां तक का सेपरेशन था आर, यहां तक का सेपरेशन था वो था ए, तो इतना सा सेपरेशन क्या बन जाएगा इस प्लस क्यू और इसके बीच में, आर माइनस ए, तो आंसर आ जाता है के क्यू इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर। पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना सा बन गया है। ऐसे ही अब इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस नेगेटिव की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक, इसको लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये है पॉइंट पी, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन बता दे। देखो यहां तक का है आर, इससे और एक्स्ट्रा है वो ए, टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए। नेगेटिव की वजह से के क्यू इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन ऊपर लिखी हुई है, डायरेक्शन को अब अलग से नहीं लेके चलते। चलो बढ़िया तरीके से इनका आंसर निकाल लिया। इन इसको है थोड़ा सा नीचे से लिखना है, क्योंकि इधर पे थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए, इस जगह पे कुछ थोड़ा सा लिखेंगे। अब बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं मैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, पॉजिटिव की वजह से ज्यादा है, नेगेटिव की वजह से कम है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। चलो बहुत बढ़िया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब बेटा क्योंकि ये एक एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सियल, तो उसको ई नेट की बजाय ई ए लिख देते हैं, एक्सियल लिख दिया करो चाहे। ठीक है, मैं इसको ई ए लिख के चल रहा हूं। ई ए की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, उसको वेक्टर सम कर देना भाई। ऐसे करके निकाला जाता है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ई पॉजिटिव में से ई नेगेटिव को घटा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ई ए का मैग्नीट्यूड, वो बता सकता हूं। पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड में से किसको घटा देंगे, नेगेटिव के मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख लो। पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था भाई, के क्यू इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू इन अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। तो के क्यू तो अपने पास में कॉमन हो गया, ये बचा है 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, के क्यू वही को ले लिया है कॉमन, एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा के क्यू, नीचे बन जाता है बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। आर प्लस ए का जो स्क्वायर है वो निकालेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब इसमें हमने क्या किया है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो उस चीज से ओपन हो गया है। अब बेटा इसके अंदर में जो माइनस है, इस माइनस को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, नीचे बन जाता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो तो भाई आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ar प्लस 2ar बन जाएगा 4ar। ये बन जाता है के क्यू इंटू 4ar, और नीचे बन गया मेरे बच्चे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो भाई बढ़िया चीज है, लिख दिया हमने। ठीक है, ये अपने पास में आ गया एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखो बट इसको डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, Q इंटू 2a, वो डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, तो उसको लिख दिया P। तो के पी आर, देखो जो P था वो क्या था भाई, Q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या हो जाता है, चार्ज इंटू 2a, तो Q इंटू 2a जो है ना, Q और 2a उसको उसमें रख लिया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया है एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
बट इसको हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में ताकि प्रॉपर डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो सके। तो उसको लिख देंगे ई ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ई ए का वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो राइट साइड में है। अब बेटा इसको डाइपोल मोमेंट के रेफरेंस में लिखना है कि भाई डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किस तरफ है। तो देखो जैसे हम चुटकियों में बता देंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरफ होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू टू ए। डाइपोल मोमेंट वेक्टर है राइट साइड में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है राइट साइड में, तो जो जिस तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। बस यही चीज हमें लिखनी थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। तो इसको लिखा जा सकता है 2k पी वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिस तरफ पी की डायरेक्शन है उसी तरफ ई ए की डायरेक्शन। ये अपने पास में आ जाता है इसका आंसर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इतना सा हो जाता है किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे। ये हमने लिखा है वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है जो उसमें हमने लिख दिया आंसर। ठीक है, अगर बेटा यही को शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखना हो, और शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, जो ए है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लेस होती है एज कंपेयर टू आर। इसका मतलब है भाई जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको हम आर स्क्वायर के ही इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहां से जो ई ए वेक्टर है उसकी वैल्यू हो जाती है 2kp अपॉन, यहां से आर स्क्वायर बन गए और उसका होल स्क्वायर, तो 4 बन गया और ऊपर का एक आर कैंसिल आउट हो गया, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल लाइन पे, जिसको लिख सकते हैं एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शॉर्ट डाइपोल के लिए उसकी वैल्यू होती है 2kp अपॉन आर क्यूब। शॉर्ट डाइपोल बेटा किसको बोलते हैं, ऐसा डाइपोल जिसकी जो लेंथ है ना, जो इसकी डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा कम हो एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके कंपैरिजन में डाइपोल की लेंथ बहुत कम है, तो उस डाइपोल को बोला जाएगा शॉर्ट डाइपोल। ऐसे होता है शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली है शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है भाई, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही है जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की है, इस चीज को भी लिख लेते हैं चाहे। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ऐसा करके हमने नेट डाइपोल मोमेंट, इनकी डायरेक्शन वायरेक्शन सब कुछ लिख दिया है चुटकियों के हिसाब से। अच्छा तो मेरे बच्चे अगला जो टॉपिक है, मतलब कि अगला जो केस है वो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अगला जो केस है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है बेटा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है उस लाइन को ही बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो एक डाइपोल मान लेते हैं जिसपे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, लेट ए डाइपोल विद चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज 2a, सेपरेशन इज 2a, सीधा ऐसा लिखो। दो चार्ज हैं 2a का सेपरेशन पे रखे हुए हैं,
उनकी वजह से इक्वेटोरियल पे लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। जैसे ये अगर डाइपोल है तो इसके परपेंडिकुलर से बाइसेक्टर करती हुई लाइन है वो, ठीक है। लेट ए पॉइंट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल at a distance r from center of dipole। जहां का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से वो r है, उधर पे हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। एक चार्ज है बेटा -q, एक चार्ज है +q। ये है इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन, बहुत बढ़िया। और ये है बिल्कुल इनके मिडल वाला पॉइंट। इधर से जो डिस्टेंस है वो a है, इधर से जो डिस्टेंस है वो a है। इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है वो भाई इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है P, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट, उधर पे हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। देखो तो बेटा कैसे रहेगा, जो +q है उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। +q की वजह से अवे फ्रॉम पॉइंट, रेडियली आउटवर्ड। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने E लिख दिया है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। इधर तक का जो डिस्टेंस है वो बताया मैंने R, ठीक है। चलो भाई सही बात है, पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेते हैं। लेट E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? KQ अपॉन यहां तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये वाली अपने पास में कैसी ट्राइंगल है बेटा? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √r² प्लस a²। KQ अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। ये बन जाता है KQ अपॉन r² प्लस a²। ये बन गया है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, ठीक है। वेबकैम को बंद कर देता हूं ताकि देखना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने लिख दिया है। अब ये जो नेगेटिव वाला जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको लिखता हूं। ये इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन है। इस लाइन पे P की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा बेटा, ठीक है। माइनस की वजह से उसी की डायरेक्शन में होता है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके जो E है उसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ठीक है। K चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या है? r² प्लस a²। तो बेटा दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। -q की वजह से भी P पे सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, +q की वजह से भी सेम आएगा, ठीक है। तो उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है भाई, -q का भी उतना ही रहेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों के का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? बिल्कुल इनके मिड में। रिजल्टेंट इस किसी डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें पता है, बट और ज्यादा सिंप्लीफाइड प्रॉपर मेथड से निकालते हैं। इस एंगल को मैं मान लेता हूं भाई थीटा एंगल है, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा भाई? थीटा। इस लाइन से जो ये वाला एंगल बन रहा होगा ये भी थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बेटा पैरेलल है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या बनेगा? थीटा। इसी का इधर वाला कंपोनेंट लिखता हूं जो कि बनता है E cos थीटा, और इसका नीचे वाला कंपोनेंट लिखता हूं जो कि बनता है E sin थीटा। ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो बेटा ये लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये इन पे इंटरसेक्ट करती हुई, तो ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल भी क्या बन जाएगा?
थीटा। इस ई का कंपोनेंट लिखेंगे, ई का इधर वाला कंपोनेंट ई कोस थीटा, ई का ये ऊपर की तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो ई साइन थीटा। ठीक है, तो जो ई साइन थीटा है और नीचे की तरफ ई साइन थीटा है, दोनों क्या है भाई, इक्वल और अपोजिट, कैंसिल आउट कर देंगे। इधर वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा। तो रिजल्टेंट में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, जो 2 बार ई कोस थीटा आया है यही आ जाएंगे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि अपने पास में इक्विटोरियल का आंसर है बेटा, तो ई इक्विटोरियल करके इसको लिख देंगे, जो कि बन जाएगा 2e कोस थीटा। 2e की वैल्यू है भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अगली जो चीज है वो है कोस थीटा। भाई कोस थीटा निकालना है, क्या होगा, कोस थीटा निकालने के लिए इस ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं। कोस ये एंगल थीटा है, कोस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। बेस है भाई ये और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। चलो भाई इसको लिखते हैं, मैं के तो है भाई सही बेटा, Q इंटू 2a इसको लिखा जाता है डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ये है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। मतलब कि आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की क्या पावर बची है, यहां से आई 1 और रूट का मतलब है 1/2, ये बन जाता है 3/2। इक्विटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो नेट वैल्यू है वो ये बन गई है, KP अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बना है, तो इसको मैग्नीट्यूड को क्या ही लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है बेटा, डायरेक्शन के साथ में लिख देना। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं डायरेक्शन के साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल लाइन, मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दिया, KP अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। डायरेक्शन लिखते हैं भाई, देखो यहाँ पे जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाऊं तो इस तरफ बनेगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट रिजल्ट आया है वो लेफ्ट में है, डाइपोल मोमेंट है वो राइट में है। इसका मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आ गई है, माइनस ऑफ पी कैप। जिस तरफ डाइपोल मोमेंट है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इक्विटोरियल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, P का मैग्नीट्यूड इंटू पी कैप, P वेक्टर बन जाता है, तो माइनस KP अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। इक्विटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो गई है माइनस KP अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ये अपने पास में प्रॉपर रिजल्ट आ गया है इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का। बढ़िया चीज है, इजी सी चीज थी। इसी को अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखूं, और शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल क्या हुआ है बेटा, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है ऐसा डाइपोल जिसके अंदर में जो ए है उसकी वैल्यू बहुत शॉर्ट हो, डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत कम हो। तो इसका मतलब है ए स्क्वेयर इज वेरी वेरी, ए इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर। इसका मतलब है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को क्या लिख सही, आर स्क्वेयर। तो जो इक्विटोरियल लाइन पे वैल्यू आती है वो क्या हो जाएगी, माइनस KP अपॉन, यहाँ पे बना है आर स्क्वेयर की पावर 3/2, इसका आंसर हो जाएगा माइनस KP अपॉन आर क्यूब। ये बन जाता है शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सियल लाइन पे शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आता था बेटा, 2KP अपॉन आर क्यूब, और इक्विटोरियल पे आ जाता है माइनस KP अपॉन आर क्यूब। बस इतना सा फर्क है। अब इस चीज को लिख देते हैं भाई नोट करके,
नोट करके यहां से एक चीज पता चली है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या है बेटा, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम है इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ साथ में माइनस भी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड साइड शॉर्ट डाइपोल के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। किसी भी डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया है। ये दोनों रिजल्ट हमने निकाल लिए हैं किसी भी शॉर्ट डाइपोल के लिए। बढ़िया रिजल्ट है, चकाचक रिजल्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अगला जो हम रिजल्ट निकालने वाले हैं ना वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी जर्नल पॉइंट पे, मतलब कि सॉरी शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने, ऐसे निकाला है कि भाई उस पॉइंट पे इतना होगा, उस जगह पे इतना होगा, उस जगह पे इतना। ठीक है, बट किसी अलग ही जगह पे निकालना हो, एक्सियल और इक्वेटोरियल इन दोनों पे हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अपने को कहां पे निकालना है, अब किसी जर्नल पॉइंट पे। चलो भाई ये भी निकाल लेते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम जर्नल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। कोई शॉर्ट डाइपोल है, उसकी वजह से जर्नल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो तो बेटा करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, पहले इसकी जो थ्योरी है वो लिख देता हूं थोड़ा, ताकि लेट ए शॉर्ट डाइपोल, एक हम शॉर्ट डाइपोल मान लेते हैं, पी वेक्टर इज प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r from dipole, एट डिस्टेंस r from dipole, डाइपोल से r पे डिस्टेंस पे हमें निकालना है, एंड मेकिंग एंगल थीटा विद डाइपोल। देखो बेटा इस तरीके से है, एक छोटा सा डाइपोल हमने मान लिया है ऐसे, तो डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर। इस डाइपोल की वजह से ऐसे किसी पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कोई पी पॉइंट है मैंने बना दिया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, यहां से लेकर यहां तक का एक आर वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया भाई इसका आर वेक्टर। ठीक है, पी पॉइंट तक का आर वेक्टर बनाया, और ये डाइपोल के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। तो ऐसे करके इसकी पोजीशन गिवन है, तो एंगल थीटा और आर वेक्टर ये तो निकाल लेंगे, या तो गिवन रहेगा। अब बेटा इसकी वजह से हमें क्या बताना है भाई, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब बेटा डाइपोल के हमने सिर्फ 2 ही रिजल्ट पढ़े हैं, एक तो एक्सियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल लाइन। तो इस केस में हम डाइपोल के कंपोनेंट रिजोल्व कर लेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कंपोनेंट कर लूंगा। थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इसका पी कोस थीटा, थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा जो पी कोस थीटा है उसकी वजह से जो पी वाला पॉइंट है ये इसकी एक्सियल लाइन पे है, और भाई एक्सियल लाइन पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में वेक्टर रखा है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे रखा है, तो एक्सियल लाइन पे है ये पी पॉइंट, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं ई ए से लिख देता हूं। इस पी कोस थीटा की वजह से उस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा ई ए। ठीक है, फॉर
P cos theta, the point P is at axial line, और एक्सियल लाइन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है ये 2kp अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन है, डायरेक्शन को मैंने इधर एरो से रिप्रेजेंट। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो P लिखा है उसको क्या लिखना पड़ेगा भाई, उसको लिखना पड़ेगा P cos थीटा, क्योंकि सिर्फ P cos थीटा की वजह से वो कंपोनेंट आ पा रहा है। ठीक है, चलो भाई ये है, इसकी वैल्यू आ गई है। P sin थीटा की वजह से, P sin थीटा के लिए देखिए तो ये पॉइंट है इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। फॉर P sin थीटा द पॉइंट P is at इक्वेटोरियल लाइन। P sin थीटा के लिए जो P पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पे है, और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कैसे आ जाता है, P sin थीटा नीचे की तरफ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट में आता है। इसको मैं इक्वेटोरियल वाला फील्ड बोल देता हूं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो EQ है, इसका मैग्नीट्यूड है वो E है। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल कंपोनेंट की वजह से कितना वैल्यू आता है, KP अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन है वो अपोजिट आती है, इधर था अपने पास में, उसका अपोजिट है इधर, ऐसे करके हमने बना लिया है। ठीक है, बट जो P है उसको क्या लिखना पड़ेगा अब, P sin थीटा। लो तो भाई बढ़िया चीज है, लिख दिया है। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इस चीज का यूज करके ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। लो तो भाई निकाल देते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये लो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं EA से जो एंगल बना रहा है वो मान लिया अल्फा। चलो भाई, तो सबसे पहला काम तो होगा अपने पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर थे, तो फिर तो रिजल्टेंट आ जाएगा EA का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाता है 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर। मेरी वेब कैम बीच में आ रहा है, लो तो हटा दिया बेटे, की बात होगी। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से KP अपॉन आर क्यूब को कॉमन लिया जा सकता है, इधर बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर से बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सब कुछ कॉमन लिया जा चुका है। 4 cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, और 3 cos स्क्वायर थीटा है वो ऐसे ही बच जाएगा। तो इसका आंसर बच जाता है KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। लो तो मेरे बच्चे निकाल लिया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, कोई भी इसमें दिक्कत हमें नहीं पड़ी। ठीक है मेरे बेटे, अब देखो इसमें अपने पास में एक एंगल बन रहा था, ये एंगल अल्फा। ठीक है, इस एंगल को निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। इधर है EA, ये E इक्विवेलेंट के बराबर ही है, इक्वेटोरियल के बराबर ही है EA, और तो यहां से अल्फा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, tan अल्फा निकाल लेते हैं। हियर जो tan अल्फा है वो आ जाता है इक्वेटोरियल अपॉन EA। तो राइट एंगल ट्राइंगल से ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है मेरे बेटे, इस राइट एंगल ट्राइंगल से tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है इक्वेटोरियल वाला और बेस। चलो
इक्वेटोरियल वाला जो था अपने पास में उसकी वैल्यू लिख देता हूं, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब 2 kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। केपी से केपी कैंसिल आउट, आर क्यूब से आर क्यूब, साइन अपॉन कोस है टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन थीटा बाई 2। टेन अल्फा है उसकी वैल्यू बन गई है टेन थीटा बाई 2, अल्फा है उसकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। लो तो भाई किसी को अल्फा की जरूरत पड़े तो वो अल्फा है उसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा खतरनाक रिजल्ट नहीं आया है। पर इस अल्फा को निकाला क्यों है, मेन लॉजिक इसका क्या है? वो मेन लॉजिक है बेटा, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें निकालना था, इसके लिए ही हमें निकालना है, इसके लिए ही हमने निकाला है। देखो इधर से ये अपने पास में डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, पहले डाइपोल मोमेंट वेक्टर से कितना एंगल घूमे हम, थीटा, तो इस लाइन पे पहुंच गए, इस लाइन से फिर अल्फा एंगल घूमे तब जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पहुंचे। पहला कितना घूमे थे, थीटा, फिर कितना घूमना पड़ा, अल्फा। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। ऐसे करके इसका जो रिजल्ट है वो आएगा, ये बन जाता है इसका सही आंसर और इसका प्रॉपर जो आंसर है वो। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा जो कि 90 से लेस है टू द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस इफ द एंगल थीटा इज। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो किसी डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, वो अपने पास में डाइपोल वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो इस लाइन का क्या मतलब है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ठीक है, ऑन एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है, किसी एक्सिस है जो एंगल थीटा पे इंक्लाइन है टू द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, ये देखो बेटा डाइपोल है, ये डाइपोल की वजह से कोई एक्सिस है जो कि बना रही है एंगल थीटा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, डाइपोल इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, इफ द एंगल थीटा, तो इस केस में जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, कर लेते बेटा सोल्व। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री, मतलब कि थीटा प्लस अल्फा दोनों मिला के कितना बन रहा है, 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में लिख देता हूं थीटा प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, ये बन रहा है अपने पास में 90 डिग्री। चलो भाई इस वाली टर्म को मैं राइट में लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो ये बन जाता है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक मेरे बेटे, टेन इनवर्स को जब राइट में ले जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, इधर है भाई टेन थीटा बाई 2, कोट थीटा उसको लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन टेन थीटा, इधर बना है टेन थीटा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू बन गई है अंडर रूट 2 और थीटा है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2। तो जब एंगल टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 होगा ना तो उस मोमेंट पे डाइपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक इंपॉर्टेंट केस है, अलग अलग तरीके से अपने पैकेज में बुक्स में लिखा हुआ मिल सकती है। ठीक है, हमने एक तरीके से लिखा है, बाकी
कैलकुलेशन है बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, एक क्वेश्चन करता हूं मैं। लो, इफ देयर इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। कोई पॉइंट है जो कि बेटा डाइपोल की एक्सियल लाइन पे है, ठीक है। चलो, इफ वी रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर डाइपोल को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, देन बाय हाउ मच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट। इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने से एंगल से रोटेट होगा, ये बन जाता है अपने पास में इस चीज का क्वेश्चन। लिखो भाई क्वेश्चन, जल्दी से करो, इसका आंसर निकालो, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। करते हैं बेटा इसका आंसर। ऐसे है अपने पास में, देखो डाइपोल पहले इस पोजीशन पे रखा हुआ था, इसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस पॉइंट कोई पी पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले केस में इतना सा होगा, ठीक है भाई। अगर मैं इस डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं 90 डिग्री से, तो डाइपोल की जो नई पोजीशन है वो ऐसे हो जाती है, डाइपोल है वो नीचे की तरफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर बन जाता है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे बन गया है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास में ऐसे हो जाएगा। और अगर डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल से रोटेट हो गया, 90 डिग्री से रोटेट हुआ, बट एंटी क्लॉकवाइज। क्या आंसर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगी। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया है, अच्छा सा क्वेश्चन हमने कर लिया है। और देखो बेटा, जो अपने पास में सिंपल क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालनी है, वो वाले क्वेश्चन तो खुद से ही करना, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है और करता हूं, ठीक है। द फोर्स ऑन ए चार्ज सिचुएटेड एट एक्सिस ऑफ स्मॉल डाइपोल on a charge, the force on a charge situated at axis of small dipole is F। कोई चार्ज है जो कि एक्सिस पे रखा हुआ है किसी स्मॉल डाइपोल की, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो F है, ठीक है। इफ द चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस, देन फोर्स बिकम, तो उसकी वजह से जो फोर्स है वो कितना सा हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये है अपने पास में सिनेरियो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें निकालना है। ऐसे है मेरे बच्चे कोई डाइपोल, जिस डाइपोल का मान लेते हैं P, इसकी वजह से इसकी एक्सिस के ऊपर में कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, इस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो लिखना है। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चार्ज इनटू इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं डाइपोल का, वो चार्ज तो है ही, ले तो भाई क्यू, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, आर डिस्टेंस पे शॉर्ट डाइपोल की वजह से क्या हो जाता है, KP अपॉन आर क्यूब। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया है, फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और अगर आर को मैं 2 गुना कर देता हूं तो आर क्यूब हो जाता है 8 गुना, तो फोर्स है वो F/8 टाइम्स हो जाएगा,
आर को अगर r/2 कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा F/2 का क्यूब, मतलब फोर्स हो जाएगा F/8। फोर्स हो जाता है 1/8 टाइम्स। ऐसे करके जो फोर्स है वो निकाला जा सकता है। बढ़िया सा आंसर था, सिंपल सा आंसर था, निकाल लिया भाई हमने। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर बेटा कोई डाइपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे कैसे फोर्स लग रहा होता है, किस तरीके का वो बिहेवियर करेगा, वो सब हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो लिखो डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाइपोल है उसको हमने रखा हुआ है किसमें, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन है वो करनी है। लेट अ डाइपोल P, P अपने पास में कोई डाइपोल है जिसपे जो चार्ज है वो है Q एंड उसका जो सेपरेशन है उन दोनों का वो है बेटा 2a, इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हमने रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में और डाइपोल के मोमेंट वेक्टर के अंदर में जो एंगल है वो है थीटा। इस तरीके से कोई डाइपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो बेटा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बनाता हूं, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देना। ले तो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से मैंने बना दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कहने का क्या मतलब है बेटा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही हो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया है। डायरेक्शन का कैसे पता चलता है, इसकी एरो से, ये तो भाई सेम है। मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लाइन की स्पेसिंग से, सबकी जो लाइन की स्पेसिंग है वो भी सेम है। तो ऐसी लाइन की स्पेसिंग के बीच में एक जो डाइपोल है उसको रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी डाइपोल को पटक दिया गया है। रे सुल्तान, पटक जरूर दिया है, निकालते हैं हम इसका आंसर। ठीक है भाई, अपने पास में डाइपोल बनाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों से मिलके बना हुआ डाइपोल, -q, ऊपर वाला चार्ज मान लिया है +q। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है भाई 2a हैगा, -q से +q की डायरेक्शन में अपने पास में डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो हमने बना दिया है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है उस एंगल का नाम है थीटा। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा आंसर। ठीक है, आंसर कहाँ निकाला, अब तो कुछ नहीं करा है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर बेटा इस तरीके से होगा, -q से +q, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है। अब इस पे लगने वाला अपने पास में जो फोर्स है सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता हूं फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q इंटू ई। इस Q पे क्या फोर्स लगेगा बेटा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नेगेटिव वाले पे क्या लगेगा भाई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में है तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट में, तो भाई इस पे फोर्स लग गया है Q। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है।
लिख दी बेटा, ये बात बढ़िया सी बात थी, सिंपल सी बात थी, जो कि हमने आसानी से लिख ली है। अब बेटा ये अपने पास में हो गया है सिनेरियो। इस केस में नेट फोर्स ऑन डाइपोल, ये जो डाइपोल है इसके ऊपर में नेट फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? राइट में क्यू ई है, लेफ्ट में क्यू ई है, नेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 0। नेट फोर्स में तो कोई दिक्कत वाली बात रही ही ना है। नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे, इस डाइपोल पे 0 है, बिल्कुल ही 0 है। बढ़िया बात, शानदार बात, अच्छी बात। चलो भाई, नेट फोर्स 0 है, कोई दिक्कत ना है भाई हमें तो। पर बेटा अपने पास में अगर देखो ऐसे है, ऐसे है ये, ठीक है, इस पे एक तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है। बेटा ऊपर वाला फोर्स है इसको ऐसे खींचेगा, नीचे वाला फोर्स है ऐसे खींचेगा। अगर दोनों पे ऐसे फोर्स लगा तो क्या होगा? ये घूम गई है, ये तो डाइपोल है वो क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। बिल्कुल सही बात। इस डाइपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल और अपोजिट, अलग अलग पॉइंट पे। तो अगर अलग अलग पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे होते हैं तो उनको बोला जाता है कपल फोर्स या कपल। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्लास 11th का कंसेप्ट है। बेटा जो कपल होता है वो ट्रांसलेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नीट का ही क्वेश्चन है, ऐसे भी बताया हुआ है। तो ये चीज का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, हियर टू फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे जो दो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन के हैं, एंड एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स मेकिंग ए कपल। और इसकी वजह से क्या बन पा रहा है? एक कपल बन पा रहा है। और कपल सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन करता है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करता है। ठीक है, कपल ओनली प्रोड्यूस प्योर रोटेशनल मोशन। तो इस कपल फोर्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग रहा होगा, फोर्स इस पे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, दिख भी रहा है। क्या लग रहा होगा? सिर्फ टॉर्क। तो नोट करके बता देता हूं भाई, टॉर्क इन कपल फोर्सेस। कपल फोर्सेस में जो टॉर्क है वो किस तरीके से लग रहा होता है? क्योंकि कुछ बच्चे भूल गए हैं, नहीं भूल रहे हो तो बढ़िया बात है। एक फोर्स है बेटा ऐसे, एक फोर्स है ऐसे, अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। इस केस में इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कपल। तो कपल के केस में जो टॉर्क होता है ना, उस टॉर्क को डिफाइन किया जाता है इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स इनटू इनका बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क है उसको डिफाइन किया जाता है इन दोनों के बीच का, दोनों फोर्स की लाइन एक्सपेंड कर दी है और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू कोई भी इनमें से एक फोर्स, ऐसे करके टॉर्क को डिफाइन किया जाएगा। इन अबव केस, उस केस में जो टॉर्क है उसकी वैल्यू हो जाएगी इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस लाइन को मैंने एक्सपेंड कर दिया और भाई ये बन गया इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल था बेटा थीटा, ये साइड थी 2a। 2a का इधर वाला जो कंपोनेंट है वो थीटा के साथ वाला क्या बन जाता है? 2a cos थीटा। इधर वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा 2a sin थीटा। तो जो आर परपेंडिकुलर है, इनके बीच का परपेंडिकुलर फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या बन जानी है? 2a sin थीटा। तो टॉर्क बन जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स 2a sin थीटा, और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो है QE। बट जैसा कि हमें पता है Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है,
तो इसको लिख दिया मैंने पीई साइन थीटा। ठीक है बेटे, बिल्कुल सही है, जो आंसर अपने पास में आ गया है। अब बेटा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बन रहा है पी साइन थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में दो ही चीजों से लिखा जा सकेगा, तो पी क्रॉस ई या तो ई क्रॉस पी। ठीक है, क्योंकि पी ई साइन थीटा बन रहा है। चलो तो भाई इस चीज को और समझ लेते हैं। इधर पे बेटा देखो, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी फोर्स है वो है, फोर्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो पी क्रॉस ई करेंगे तो उससे क्या डायरेक्शन आ रही है, ऐसे डायरेक्शन आ रही है जो कि है क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो डाइपोल है इसकी वजह से ये वाला फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये इसको ऐसे सा मोशन देगा, ये इसको ऐसे सा मोशन देगा। ओवरऑल मोशन भी इसका क्लॉकवाइज ही है। इसका मतलब है यहाँ पे जो टॉर्क बनेगा उस टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी पी क्रॉस ई। वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क है उसकी वैल्यू ये आएगी, इन वेक्टर फॉर्म पी ई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई। ये हो जाता है कोई भी डाइपोल है उसकी वजह से जो अपने पास में टॉर्क आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से। ठीक है, तो हमने जो पी साइन थीटा है उसको लिख लिया है सिंपल तरीके से, बढ़िया तरीके से, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आ रही है। आसान है, सब कुछ आसान है। ठीक है, बस पढ़ने की जरूरत है, जो कि तुम कर रहे हो अच्छे से बेटा, पढ़ रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो ये। ठीक है, पढ़ना क्योंकि जरूरी भी है और पढ़ भी रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो तो भाई बहुत बढ़िया। इससे जो इस पे बेस्ट अपने पास में दो तीन केस बनते हैं, वो केस लिखते हैं बेटा। केस करते हैं, केस नंबर 1। ई क्रॉस ई जो टॉर्क आ गया है उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग केस लिखते हैं, उनमें क्या फोर्स और टॉर्क होगा। केस नंबर 1 कर रहा हूं मैं जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। केस नंबर 2 जब थीटा की वैल्यू पहले 0 है फिर है 90। केस नंबर 3 थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री हो। ठीक है बेटा, हर किसी केस में नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी है, 0। इस केस में भी नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0, इस केस में भी जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0। नेट फोर्स है वो हमने निकालना सीख लिया, ले तो भाई बढ़िया कर दिया। टॉर्क देखना है भाई, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क की वैल्यू है पी ई साइन थीटा। पहले वाले केस में साइन 0 0, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो पी ई साइन 90 जब 90 डिग्री का होगा तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी, जो कि अपने पास में मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क है। तो किसी भी डाइपोल पे सबसे ज्यादा जो टॉर्क लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी पीई। ठीक है, 90 डिग्री पे रखेंगे डाइपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, डाइपोल है ऐसे, उस केस में इस पे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा। चलो तो मेरे बेटे बढ़िया है, आसान से लिख दिया है। चलो तो भाई अब नोट करके लिखते हैं अगला पॉइंट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो वाला केस हमने कर लिया है। अगर बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ऐसा भी हो सकता है बाई चांस कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही ना हो, तो उस केस में कितना अपने पास में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट लिख लेते हैं। ये रिजल्ट अपने पास में ज्यादा काम का नहीं है, पर बेटा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में इसको लिखा रहता है, अपने सिलेबस का तो खैर नहीं है। ठीक है, और है डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाती है P इंटू
DE अपॉन DR। डाइपोल मोमेंट इनटू, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर है वो चेंज हो जाएगा, D/DR से आंसर आएगा। बस तो बढ़िया बात है। ठीक है भाई, चलो तो बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, इस चीज का यूज करके कुछ अपने पास में रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है बेटा, उनके बीच में जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स देखो कैसे डिपेंड करता है। एक पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज, Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन R, तो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। इस चीज को और लिख लो, फोर्स बिटवीन वन डाइपोल, एक तो है डाइपोल एंड वन पॉइंट चार्ज, और एक है भाई पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कैसे रहेगा। एक है Q, एक है P, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ऐसे रहता है। नेक्स्ट है भाई, अगर अपने पास में फोर्स निकालना है किसी दो डाइपोल्स के बीच में, उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी। तो फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, एक डाइपोल है P1, एक डाइपोल है P2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे ऐसे डिपेंड करता है, पहला 1/R², 1/R³, इससे नेक्स्ट है 1/R⁴। इन सबको निकालने के लिए यही वाला जो कंसेप्ट है ना, इसका ही यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो ये हमने इसका जो रिजल्ट है उनको लिख लिया है। अब भाई कर लेते हैं इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन, जिससे कि अपने मन को थोड़ी सी संतुष्टि मिले। वह क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने करी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे ये, an electric dipole consisting of two positive charges of 2 into 10⁶ coulomb each are separated by a distance of 3 centimeter and placed in an electric field of this. The maximum torque, डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा होगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, P sin थीटा, बट हमें क्या देखना है, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्या बनता है P जहां पे थीटा 90 डिग्री हो। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है, डाइपोल का एक चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन, सेपरेशन है भाई 3 सेंटीमीटर, बट सेंटीमीटर तो SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट क्या है, मीटर, तो 3 × 10⁻² मीटर्स में आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁵। 3 दूनी 6 और दूनी 12, 12 × 10⁻6 और 2 8, -8 है +5 है, 10⁻³ न्यूटन मीटर। लो भाई ये आ गया अपने पास में टॉर्क। ठीक है, दिख रहा है ना साइड का। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन और करते हैं बेटा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले के बेस्ड कंसेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, फिर करते हैं क्वेश्चन का आंसर। ये है तो बेटा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को इधर ही रख देते हैं। लाइट रोड, एक लाइट रोड है जिसकी लेंथ है L विद 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड -Q। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम भी गिवन है भाई। ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो रोड है उसको ऐसे रखा है एंगल थीटा पे, और यहाँ पे है -Q, यहाँ पे है +Q। इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है। ठीक है,
चलो भाई, एक रोड है जिसकी लेंथ एल है, जिसपे चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों का जो मास है वो है एम। अच्छा, अटैच टू इट्स एंड एंड प्लेस इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ रोड एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे रोड का जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो क्या होगा। तो बेटा एंगुलर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टॉर्क वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। चलो बहुत बढ़िया। इस पे लगने वाला बेटा जो टॉर्क है, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ई साइन थीटा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। बहुत बढ़िया। ई डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनमें से कोई एक इंटू लेंथ इंटू ई साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई है टॉर्क की। अब बेटा जो रोड है ना, इस तरीके से रोड है, ये रोड किस पॉइंट के अबाउट में रोटेट करती है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। ये तो एक मासलेस रोड है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। इस एंड पे जो मास है वो m है, इस एंड पे जो मास है वो m है। टोटल लेंथ ही l, एक एंड की लेंथ है l/2, दूसरी तरफ की लेंथ है l/2। ऐसे अपने पास में सिनेरियो गिवन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस एंड से जो मास है वो मास है m, डिस्टेंस है l/2 का स्क्वायर, दूसरा मास है डिस्टेंस है l/2 का स्क्वायर, ml² 4 + ml²/4, आंसर हो जाएगा ml²/2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा क्यू ई एल साइन थीटा इज इक्वल टू ml²/2 इंटू अल्फा। एल से एल कैंसिल आउट, अल्फा हमें निकालना है 2 क्यू ई साइन थीटा बाई ml। ये आ जाती है अल्फा की वैल्यू। अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन है उसको टिक मार लेंगे, 2 क्यू ई साइन थीटा अपॉन ml, फोर्थ ऑप्शन है इसका सही आंसर है। तो बेटा जो डाइपोल वाला जो कंसेप्ट था वो हमने समझ लिया है, बढ़िया तरीके से समझ लिया है, चकाचक तरीके से समझ लिया है। ठीक है, जो जो बच्चा पढ़ रहा है बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो।